हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मराठी फिजिक्स और विशाल बोलती चैनल में। तो अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं नीट 2020 के क्वेश्चन। ओके, आज नीट 2020 का पेपर हुआ तो उसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने 22 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे हम फिजिक्स के, और 23rd क्वेश्चन देखा। अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्स्ड इन वाटर एंड द वाटर राइजेस इन इट to height h. The mass of water in capillary is 5 gram. Another capillary of tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water is देखो एक्चुअली में क्या दिया गया है। ओके, पहली केस में दिया गया हम लोगों को कि वाटर में, ओके, कि वाटर जैसे एक बकेट है या कोई भी पतीला है, उसमें कैपिलरी डाल रहे हैं जिसकी रेडियस आर। ओके, वाटर ऊपर जा रहा है, जितना वाटर ऊपर गया उसकी हाइट एच है सपोज। ओके, उसकी रेडियस आर होने की वजह से वी नो दैट। ओके, तो इसका जो मास निकल रहा है, इसके वाटर का मास है, ये मास क्या है, रेडियस आर थी तब मास m था। ओके, और वो कितना था, 5 ग्राम था। अब रेडियस को अगर डबल कर दिया तो मास को क्या फर्क पड़ने वाला है। ओके, ये हमें निकालना। वी नो दैट मास इज नथिंग बट मास से रिलेटेड क्वांटिटी ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे, फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन में पढ़ा था हमने। ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द वेट हियर। ओके, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली इज द एक्टिंग ऑन नथिंग बट 2 पाई आर टी। यहाँ पे वाटर की केस है तो हम cos थीटा नहीं ले रहे, क्योंकि भी नो दैट अगर हम 2 पाई आर टी cos थीटा भी लेते हैं तो वाटर की केस में एंगल कितना रहता है, 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये ऑलरेडी 2 पाई आर टी हो जाएगा। क्या हम बोलेंगे कि यहाँ पे जी कांस्टेंट है, 2 पाई नंबर है, कांस्टेंट है, टेंशन कांस्टेंट है, वाटर ये है, सारी तरफ पानी यार रोल कैसा, पानी की जगह पे कोई मटेरियल बदला क्या, तो cos थीटा नहीं बदलेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं बदलने वाला। ओके, सरफेस टेंशन में नहीं बदला, पानी वही है, तो क्या हम बोलेंगे, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर रेडियस डबल हो रही है तो मास भी क्या होगा, डबल ही हो जाएगा। ये 5 ग्राम है, m मास पर 2r है, तो ये क्या होगा, 10 ग्राम। ओके, तो आंसर इज 10 ग्राम। Assume that 24. Assume that the light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 meter is. अगर diameter 2 meter is, सारे 10⁻⁻⁻ ऑप्शन देखो, 10⁻⁻, सब जगह पे 10⁻⁻7 कैलकुलेशन करना, फार्मूला डालना ही पड़ेगा। चलो, क्या है, टेलीस्कोप के लिए फार्मूला क्या था, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का थीटा बराबर 1.22 लैम्बडा बाय डी। कितनी है वो, कितनी है, 600 नैनोमीटर, 1.22 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन डी कितना, डी कितना दिया गया है, 2 दिया गया। डी कितना दिया गया, 2 बोले हम, अगर डायमीटर ऑफ 2 मीटर कितना आएगा, डायरेक्ट ओरली करो, 1.22 3 है तो 3 इंटू 1 3, आंसर इज 3.66। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन ही में आंसर मिल जाएगा। 3.66 इंटू 10⁻⁻7, कैलकुलेशन किया ही नहीं होती, करता भी था तो 22 3 66, 3 आएगा 3.66, 3.66 है ना, और ये 2 0 गए, 10⁻⁻7 वही आने वाला है। तो टाइम पास करना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर मिल जाता।
ओके, उसके बाद में 25th देखो। 25th में क्या है, द सॉलिड्स विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पीटीसी एनटीसी के ऊपर क्वेश्चन है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। वी ऑल नो दैट ऑल मेटल कंडक्टर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पीटीसी। मतलब क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, जैसे टेम्परेचर कम होता है रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ओके, टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर कम होता है रेजिस्टिविटी कम होती है, रेजिस्टेंस कम होता है। ओके, सेम है। अब कौन है ऐसा कि जो फॉलो नहीं करता, वो इंसुलेटर सेमीकंडक्टर। बात खत्म डायरेक्ट ओरली, मतलब थ्योरी। अरे यार, एक से एक थर्ड क्लास क्वेश्चन आए इस पेपर में, एक से एक इजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसका आंसर क्या है, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो 25 क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो 25 का 26 देखो, कैपेसिटर। अरे यार अगर जैसे कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एयर इज क्या है, 6 माइक्रोफैराड। कैपेसिटी दी गई है 6 माइक्रोफैराड। ओके, और क्या हुआ, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जब ये एयर था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एयर था, तब है ये 6.6। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, ओके, विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, तो कैपेसिटी हो गई 30 माइक्रोफैराड। द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज, तो मीडियम की परमिटिविटी कितनी, मतलब हमें इप्सिलॉन निकालना है, ईएम निकालना है। वी नो दैट ईएम बराबर क्या होता है, ए इंटू इप्सिलॉन 0। उसी तरह से सी और सीएम का भी रिलेशन है, कैपेसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट होने से कैपेसिटी बढ़ गई, तो कितनी बढ़ी, सीएम बराबर सी के। तो के कितना रे, सीएम कितना है 30, सी कितना है 6 था, के की वैल्यू 5। ओके, तो 5 इंटू ये इप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। फिर कैलकुलेशन, ये 8.85 है, लगभग 9 पकड़ लो, 9 5 45 इंटू 10⁻⁻12 है क्या कुछ ऑप्शन। देखो 0.44 वाले 2 आंसर है। अब 44 इंटू 10⁻⁻12 अगर 12 है तो क्या बोलेंगे हम, 0.44 इंटू 10⁻⁻10, ये आंसर। इजी है कि नहीं, सबसे इजी क्वेश्चन है। ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इन डीएनए। यार बायोलॉजी क्वेश्चन कहाँ से है यहाँ पे, इज 10⁻⁻20 जूल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अपना ही है, व्हाट इज द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियरली। बाळा तिकडे कोण जाशील काय इकडेच, तेव्हा बेटा शांत। ओके, देखो तो क्या रहेंगी एनर्जी, ठीक है, देखिए क्या है, कन्वर्जन बॉन्ड एनर्जी कितनी लगेगी है, 10⁻⁻20 जूल है। ओके, क्या होना, हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। अरे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, या तो 1 जूल मतलब कितनी एनर्जी, 1 जूल मतलब ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 1 जूल मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जूल मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये क्या आने वाला है यहाँ पे, देखो करो, ये है 10⁻⁻20 जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना ना हमको, तो इसको 10⁻⁻20 कर दो, इसको भी 10⁻⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो, क्या आएगा 18 20 -2 बच गए, 6.25 इंटू 10⁻⁻2 0.0 0.0625 is the answer.
0.0625 यू नहीं है, लेकिन 0.06 चल जाएगा। 0.06 इज द आंसर। ये एक्यूरेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है। ये क्या है, नीट में हमें अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करना होता है, दे देते वो कभी नहीं तो ये तो कैलकुलेशन हम बचपन से पढ़ जाए ना। 1 जूल मतलब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देन तो 28 इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड। ओके, चले गए हम सेमीकंडक्टर में फिर से। अब जब भी डायोड में डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन द पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, देखो पहली बात तो डिप्लीशन रीजन डायोड में किसकी वजह से बढ़ता है। डिप्लीशन रीजन मतलब क्या है, डिप्लीशन रीजन मतलब डायोड, एक पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, पी में होल और यहाँ पे एन में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होल। ओके, इलेक्ट्रॉन होल। ओके, जब एक दूसरे के पास में आ जाते हैं तो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर देते हैं, इधर के होल इधर कर देते हैं और यहाँ पे एक थिन डिप्लीशन रीजन तैयार हो जाता है। ओके, ये डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा कब, जनरली फॉरवर्ड बायस में तो पॉजिटिव को पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, बैटरी का निगेटिव को निगेटिव, तो इस डिप्लीशन रीजन के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं। लेकिन अगर उसको रिवर्स बायस में करेंगे तो ऑब्वियसली कम होगा। तो पहला तो आंसर बराबर है, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ये तो गलत हो गया। अच्छा, एक ही आंसर रहता ना अपना थोड़ी JEE मेंस है ना, तो रिवर्स बायस ओनली, आंसर इज रिवर्स बायस ओनली। फिर उसके बाद में द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर्स। जबरदस्त, ये इसमें पढ़ा था हमने रेडिएशन। ओके, रेडिएशन वाला है अभी कॉपर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडार R1 and R2 तो 1 degree Kelvin R in the ratio heat required to raise the temperature to solid sphere of radar R1 and R2। हीट रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है, ओके, हीट रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है, H इज नथिंग बट Q इज नथिंग बट क्या होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम DT बोलते हैं। ओके, अब क्या देगा हमने, ओके, तो हीट निकालनी है, कंपेयर करनी है, R1 R2 का रेशियो है, R1 = 1.5 R2। ये कैसा रेशियो दिया भाई इन्होंने, जनरली R2 = ऐसा कुछ देना चाहिए था। चलो जैसे भी है, जनरली हम जो सेकंड क्वांटिटी लेते हैं उसका रेशियो देते हैं ना, पहले की टर्म में अलग ही दे दिया इन्होंने। चलो रेशियो, चलो रेशियो तो रेशियो है, कैसा भी दो। 1.5 मतलब क्या है, R1 = 3/2 टाइम्स R2 है ना। क्या मैं बोलूँ, R1/R2 = क्या आएगा वो, R1/R2 = 3/2। ओके, अब देखो इसमें रेडियस का क्या रिलेशन आ रहा है, इसमें तो मास है, स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट में तो कोई मतलब ही नहीं, दोनों कॉपर के स्फीयर है तो स्पेसिफिक हीट तो कांस्टेंट ही रहने वाली है। ओके, चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन से करना है तो ये भी तो सेम ही है, हीट सप्लाइड मास के ऊपर डिपेंड है अपनी। ओके, मास 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 और इसका रिलेशन क्या है, मास और रेडियस का रिलेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, याद है, वॉल्यूम वाला रिलेशन PV = RT, उसमें मास आया था। वी नो दैट डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। डेंसिटी अगर मास अपॉन वॉल्यूम है तो मास बराबर क्या आएगा रे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब बताओ मुझे, कॉपर के स्फीयर है, डेंसिटी तो बदलेंगी नहीं, क्या मैं बोलूँ, मास, इट इज प्रोपोर्शनल टू मास, इट इज प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। H1 इज प्रोपोर्शनल टू M1 बोल देता हूँ, एंड H2 ये प्रोपोर्शनल रहेंगी M2 से। M1 क्या है, M1 रो और इसके ऊपर डिपेंड है। M1 = रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है 4/3 πr3 स्पीड है ना,
इसका वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर। क्या मैं कहूँ डेंसिटी में है, ये भी डिपेंडेंट है, सारी चीज़ें डिपेंडेंट ही है। 4/3 पाई, ये भी कांस्टेंट होगा। ये R1³ और R2, क्या मैं कहूँ H1/H2, ये मास के ऊपर 4/3 पाई R1³ अपॉन R2, मतलब R1³ अपॉन R2³ के ऊपर डिपेंड है। R1/R2 क्या है 3/2, 3/2 का क्यूब क्या है 3 × 3 × 3 27, 2 × 2 × 2 27/8। R1/R2 क्या आ गया H1/H2 27/8, H2/H1 क्या आएगा उसको उल्टा आएगा 8/27 आएगा, ठीक है। H1/H2 क्या आ गया 27/8, ओके। देखो उसके बाद में 28 होगा, 29 होगा, 30 लॉजिक गेट आ रहा है। ये तो ज़बरदस्त क्वेश्चन रहता है, मस्त। एक लॉजिक गेट दिया गया है, इसका हमें ट्रूथ टेबल बनाना है। दो नॉट गेट लगे हो मस्त, यहाँ पे एक और गेट लगे, नॉर गेट लगे। दो नॉर गेट अगर और गेट को लग जाए, यार ये सॉल्व करते हो हम लोग क्लास में। दो नॉर गेट अगर नॉर गेट का आउट इनपुट हो तो डायरेक्ट एंड गेट होता है। अच्छा चलो फिर भी हमें क्या लेना है, हम तो सिर्फ ये निकालना है, ओके, ट्रूथ टेबल निकालना है। चलो हम इनपुट देंगे, ओके, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, ए बी, और आउटपुट है वाई। अगर मैंने यहाँ पे 0 इनपुट दिया, 0 0, पहली केस लेते हैं हम 0 0 1 1 0 1 0, ये दूसरी केस। पहली केस में 0 0 इनपुट दिया तो क्या आएगा 0 इधर 0 इधर, 0 का नॉट क्या हो जाएगा 1, उल्टा ये 0 का भी नॉट क्या हो जाएगा 1, 1 और 1 के नॉर गेट, 1 और 1 का आर क्या हो जाएगा, या तो ये 1 हो जाएगा, और उसका नॉर 0। 1 और 1 का नॉर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आंसर है 0, इस केस का आंसर है। अब 0 और 1 करते हैं, 0 1, 0 का 1, 1 का क्या आएगा 0 और 1 का आर क्या आता है 1 आता है, और नॉर क्या आता है 0 आता है, फिर भी ये क्या आएगा 0, ओके। फिर उल्टा करके देखिए, 1 का 0, 0 का 1, इसका भी सेम आएगा 0, ओके, और 1 1 का 1। देखो ट्रूथ टेबल, सेम एंड गेट का ही जैसे ही है ना, सबसे इजी रहते हैं लॉजिक गेट्स। हाँ 31 देखो, फॉर अ ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बेस इमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज। है होता ही नहीं, बेस इमीटर और कलेक्टर रीजन बड़ा कौन होता है इमीटर, फिर बेस सबसे छोटा और कलेक्टर मीडियम। बोथ इमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस। अरे दोनों का अगर फॉरवर्ड बायस करेंगे तो चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी, काम तो करेंगे ही। और अच्छे से एक्सटेंशन कैसा अलग है, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप, ओके। हाँ बेस रीजन सबसे छोटा होता है, लाइटली डोप होता है, ये सही है। और बेस इमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग कॉन्सेप्ट है, हट सब उसमें होता ही नहीं। चलो दो डोपिंग का ऑप्शन नंबर 3 क्या था, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप, ये होगा 31। अब 32, इन ए गिटार 2 strings A and B made the same material, made up of same material, are slightly out of tune। slightly out of tune हो गए वो, गिटारिस्ट गिटार बजा रहा है, okay। when the and the beat frequency is 6 Hz, when the tension B is slightly decrease, the beat frequency increases to 7 Hz। टेंशन बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, टेंशन कम है तो फ्रीक्वेंसी कम है। अरे हाँ बीट फ्रीक्वेंसी मतलब फ़र्क, बीट फ्रीक्वेंसी मतलब फ़र्क होता है N1 - N2।
या तो N2 माइनस N1 बोल दो, ओके, जो फर्क होगा। वही तो मैं सोचूं कि कैसा होगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज, द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी कितनी आएंगी? ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 530 हर्ट्ज। देखो यार गिटार है, गिटार की केस कंसिडर करो। ये हमारे पास एच है जो गिटार बजा रहा है। चलो जल्दी करना है हम लोगों के, फालतू टाइम पास नहीं करना। ए है और बी है, ए की फ्रीक्वेंसी दी हुई उसमें 530 है, बी की मालूम नहीं, ओरिजिनल ना, ये ओरिजिनल है। क्या हुआ, ये गिटार बजा रहा था, टिंग 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 टिंग, मस्त बजा रहा था, ये माहौल कर रहा था। गिटार बजाते बजाते क्या हुआ, अचानक से इनमें फ्रीक्वेंसी में क्या हो गया, बदलाव आ गया। तो अब फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ गया, कुछ तो भी मिसमैच हो गया होगा, उसकी वजह से बीट प्रोड्यूस हो गए, उसकी वजह से बीट प्रोड्यूस हो गए। मतलब ये ए और बी, पहले ए बजता होगा बी बी, या तो फिर पहले बी बजता होगा फिर ए बजता होगा, हमें मालूम नहीं क्या हो रहा है, कौन पहले बज रहा है कौन बाद में बज रहा है, कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। ओके, तो हम बोलेंगे कोई तो भी ए है इनमें से और कोई तो भी बी है। अब क्या हो रहा है, हमें पता है अगर टेंशन ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, टेंशन कम तो फ्रीक्वेंसी कम। तो पहली केस में जो टेंशन ओरिजिनल पड़ रहा था और उसकी वजह से मिसमैचिंग की वजह से बीट प्रोड्यूस हो रही थी, कितने प्रोड्यूस हो रहे थे, 6 बीट। मतलब क्या मैं बोलूँ, N1 माइनस N2 मॉड में क्या आ रहे थे, 6 बीट प्रोड्यूस हो रहे थे। मतलब 6 का फर्क आ रहा था ए और बी में, या तो बी ए से 6 ज़्यादा होगा या तो बी ए से 6 कम होगा। अब क्या हुआ, टेंशन कम हुआ, टेंशन कम हुआ किसके ऊपर, और टेंशन कम हुआ तो बीट बढ़ गए, मतलब इनमें का फर्क बढ़ गया, इनमें का क्या हो गया, फर्क बढ़ गया। ओके, ये केस 1 और ये केस 2, केस 1 और केस 2। केस 2 में फर्क बढ़कर होगा 7, जब टेंशन क्या हुआ, T1 ग्रेटर है, T2 क्या है, लोअर, टेंशन कम हुआ। जब टेंशन कम हुआ होगा, ऑब्वियसली टेंशन कम हुआ होगा मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम हुई होगी। अब अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो किसकी कम होंगी, किसकी, दोनों की भी कम होंगी ना, टेंशन कम होगा दोनों की भी फ्रीक्वेंसी कम होंगी। अगर दोनों की कम हुई तो सेम कम हो जाएंगी, इसका मतलब बीट प्रोडक्शन तो सेम रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बीट भी कम हो रही। मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम हुई, बी की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ज़्यादा कम हो गई, 7 की हो गई, 6 से बढ़कर 7। इसका मतलब पहले वो 6 से कम था, ओरिजिनल 6 से कम था, अभी कितना है, 7 से कम हो गया। ऐसा बोलेंगे हम, तो क्या हम बोलेंगे, अगर ए की 530 थी तो बी की 530 माइनस ये यानी माइनस एन बी कितनी है, 6 है। तो एन ए अगर 530 है, ये 530 है, माइनस एन बी बराबर क्या है, एन बी बराबर 6 है, तो ये क्या आएंगे, एन बी बराबर आएंगे 524। तो 524 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी नहीं इसकी, तो कॉमन सेंस है गिटार बजाना। ठीक है, अब 33 का है नहीं, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज़ अ डायपोल मोमेंट ऑफ 16 × 10⁻⁹ कूलोम। डायपोल मूवमेंट आ गई, चलो डायपोल मूवमेंट मतलब पी से रिलेशन है हमारा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल मूवमेंट एट अ पॉइंट at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle 60 degree। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, निकाल के देखेंगे हम। डायपोल मूवमेंट मतलब पी दिया गया 1.6 इंटू 16 × 10⁻⁴ दिया गया है, माइनस में 16 है यार ये, आओ -9। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल मूवमेंट, पोटेंशियल निकालना है, वोल्टेज निकालना है।
ओके। द डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी दी गई 0.6, मतलब 6 × 10⁻⁻1 मीटर। मतलब एंगल कितना बना रहा हूँ, थीटा 60 डिग्री बना रहा हूँ। तो वोल्टेज क्या रहेगा, अच्छा क्या रहेगा, क्या रहता है वोल्टेज 1/4πε0 r² p cos थीटा अपॉन 1/4πε0 r²। ये एक्चुअली p था हमारा जब हम बोलते थे एंगल इक्वल्स टू 0, लेकिन अभी एंगल दिया उन्होंने 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू कितनी आती है 1/2 डालो इसमें। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ p 16 × 10⁻⁹ ओके। cos थीटा 1/2 और ये क्या है r², 36 × 10⁻⁻, है ना 6 36 -1 -2 9 4 जा 36 4 4 जा 16 2 2 जा 4। क्या मैं कहूँ 2 ये 10⁻⁻2 पर चला गया प्लस 2 × 10⁻², देखो 2 × 10⁻², है 200 वोल्ट, है ये नहीं, हाँ 33। चलो 34 देखते, क्वेश्चन नंबर 34। A body weighs 72 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it at height equal to half of the radius of Earth at height h? 72 न्यूटन। चलो यहाँ लेते इसको सॉल्व करते हैं। तो बताओ ना हाइट कितनी बोली इसमें, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके देखो क्या है, वी नो दैट फोर्स ऐड करने वाला किसी भी बॉडी के ऊपर mg, ओके मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स Gm अपॉन r², अर्थ के ऊपर। यही बात अगर हाइट h की हो जाए तो fh mgh हो जाता है, mgh क्या है वो gmm अपॉन, अगर देखो ये एक बॉडी अर्थ के ऊपर है जिसका मास m है और जो अर्थ से r इतनी डिस्टेंस पर है, तो उसके लिए फोर्स है gmm अपॉन r²। अगर यही बॉडी ये एक्शन जैक्सन अगर टावर के ऊपर चढ़ जाए जिसकी एरिया h है, ओके तो यहाँ से अर्थ का डिस्टेंस बढ़ा मतलब ऑब्वियसली क्या हुआ रे, मास में कम ज़्यादा हुआ क्या, नहीं, मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट डज नॉट चेंज विद टाइम प्लेस स्टेट, तो ये तो एज इट इज है। लेकिन क्या हुआ, हाइट बढ़ी, हाइट बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, सेंटर टू सेंटर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम। कैन वी नो दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्या मैं कहूँ FH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r+h होल स्क्वायर और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर इस तरह से करें तो क्या आएगा FH अपॉन F बराबर r² अपॉन r+h होल स्क्वायर, ओके तो क्या आएगा r², h कितनी है r/2 प्लस r तो 3r/2, ये जाएंगी 3/2 r होल स्क्वायर। कितना आएगा फिर ये देखो FH अपॉन F क्या आएगा ये 4/9, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर r² है ना, ये r² तो कैंसिल हो जाएंगे है ना। FH अपॉन F बराबर 4/9, तो FH बराबर क्या आएगा
4/9 एफ। तो 4/9 एफ कितना है, एफ की वैल्यू 72, ये 72, 9 8 72 832 न्यूटन